हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 में आज हम इसमें नया अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं और इसका सेकंड अध्याय है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना ये आपका अध्याय 11th क्लास में आप केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं और 12th क्लास में आपको ये अध्याय आपको फिजिक्स में पढ़ने को मिलेगा। केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी आता है, दोनों में आपका अध्याय आता है। 11th में केमिस्ट्री में, 12th क्लास में फिजिक्स में मिलता है। अब बेटा देखिए, परमाणु संरचना की शुरुआत में अपन सबसे पहले परमाणु की बात करें। अपन पिछले चैप्टर में भी बात कर चुके थे कि परमाणु के बारे में सबसे पहले एक भारतीय महर्षि हुए थे, महर्षि कणाद। और महर्षि कणाद के द्वारा बताया गया था कि कोई भी पदार्थ जो होता है अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है और उन अति सूक्ष्म कणों को हम जो है परमाणु के नाम से जानते हैं। यही बात जो है बाद में 1808 में डाल्टन के द्वारा बताई गई। एक अंग्रेज वैज्ञानिक था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने बताया कि पदार्थ जो होता है वो छोटे छोटे अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है। कोई भी पदार्थ अत्यधिक छोटे छोटे अति सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर के बना होता है और इन कणों को हम नाम देते हैं परमाणु। परमाणु को अंग्रेजी में बोला जाता है एटम। और एटम शब्द आया है ग्रीक भाषा के शब्द अनकटेबल। अनकटेबल, अनकटेबल मतलब जिसको काटा ना जा सके। अनकटेबल, जिसको काटा ना जा सके, जिसको विभाजित ना किया जा सके, उसे हम कहेंगे अनकटेबल। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु जो है अविभाज्य कण होता है। लेकिन डाल्टन के बाद 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कई सारे वैज्ञानिक आए, जैसे आपका जे थॉमसन आए, रदरफोर्ड आए, बोर आए। तो इस तरह से बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने प्रयोग किए और अपने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि परमाणु जो होता है वो अन्य अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना होता है और इन अति सूक्ष्म कणों को नाम दिया जाता है उप परमाणुवीय कण। परमाणु जो है वो अन्य छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है और इन छोटे छोटे कणों को हम नाम देते हैं उप परमाणुवीय कण। और ये जो उप परमाणुवीय कण होते हैं इनको भी हम जो है दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो होते हैं मूल कण और दूसरे होते हैं अन्य कण। उप परमाणुवीय कणों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उप परमाणुवीय कण, इनको दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। एक को तो कहा जाता है मूल कण और दूसरे को नाम दिया जाता है अन्य कण। मूल कण एवं अन्य कण। देखिए, मूल कण में आपके तीन प्रकार के कण आते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन प्रकार के कण जो है इनको कहा जाता है मूल कण, जो प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक समय पर मौजूद रहते हैं। अन्य कणों में आपका पॉजिट्रॉन,
मेसॉन, एंटीप्रोटॉन, ऐसे बहुत सारे कण होते हैं और इन सभी कणों को मिलाकर के उप परमाणुवीय कणों की संख्या जो है 35 से भी अधिक है। 35 से भी अधिक प्रकार के उप परमाणुवीय कण अब तक ज्ञात है, जिनमें से 3 कणों को हम नाम देते हैं मूल कण, और मूल कण प्रत्येक परमाणु में प्रत्येक समय पाए जाते हैं, जबकि बाकी के जो कण होते हैं सभी कण सभी प्रकार के परमाणुओं के अंदर उपस्थित हो आवश्यक नहीं होता, और ये कण एक दूसरे में निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में परिवर्तन इनका चलता रहता है। तो हमें यहाँ पर अपने इस अध्याय में यहाँ मूल कणों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन के अध्ययन के लिए हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे यहाँ पर कैथोड किरणों का अध्ययन। इलेक्ट्रॉन के अध्ययन के लिए हम सबसे पहले अध्ययन करने जा रहे हैं यहाँ पर कैथोड किरणों का अध्ययन। देखिए, कैथोड किरणों के अध्ययन के लिए एक वैज्ञानिक थे विलियम क्रुक्स। विलियम क्रुक्स थे, और विलियम क्रुक्स ने जो है अपना एक प्रयोग किया था। उन्होंने कठोर कांच की बनी हुई एक लंबी नली को लिया और इस नली के सिरे पर धातु के 2 इलेक्ट्रोड लगाए। और इलेक्ट्रोड लगा करके 10,000 वोल्ट का करंट पास किया। 10,000 वोल्ट का सबसे पहले इन्होंने सप्लाई दिया। जब 10,000 वोल्ट की सप्लाई दी तो उन्होंने देखा कि इस नलिका के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। नलिका के अंदर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और कोई परिवर्तन ना होने का जब उन्होंने अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि नली के अंदर गैस भरी होती है, वायु भरी होती है, और वायु जो है वो विद्युत धारा की कुचालक होती है। वायु क्या है? विद्युत धारा की कुचालक। जैसे आप देखते हैं आपके घरों में बिजली का बोर्ड होता है, बिजली के बोर्ड में जो करंट आता रहता है, तो क्या वो करंट हमको लगता है? क्या नहीं लगता। जबकि बिजली के बोर्ड और हमारे बीच में वायु होती है। अगर वायु विद्युत धारा की चालक होती तो जिस प्रकार से हम बिजली का प्रयोग वर्तमान में करते हैं उस प्रकार से प्रयोग करना संभव नहीं होता। तो इसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि वायु विद्युत धारा की कुचालक होती है। फिर उन्होंने इस प्रयोग में सुधार किया। सुधार क्या किया? इस कांच की नलिका के साथ एक निर्वात पंप को जोड़ा गया, और निर्वात पंप को जोड़ करके अंदर का जो दाब था 0.01 mm ऑफ Hg, यानी लगभग निर्वात उत्पन्न कर दिया। निर्वात पंप की सहायता से नली के अंदर का जो दाब था उसको बहुत ज्यादा सीमित कर दिया गया, बहुत कम दाब कर दिया गया, लगभग निर्वात उत्पन्न कर दिया गया। अब उसने अपने प्रयोग में क्या देखा कि कैथोड के सामने वाले भाग से, कैथोड के सामने वाले भाग में हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न होता है। यह आपका पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड एनोड होता है, नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रोड कैथोड होता है। और जब निर्वात पंप को लगा करके 10,000 वोल्ट का करंट उसके द्वारा सप्लाई किया गया तो क्या पाया गया कि कैथोड के सामने वाले कांच में हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है, और कैथोड के सामने
के कांच में हरे रंग की प्रतिदीप्ति होने का अर्थ है कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें उत्पन्न होती हैं और ये अदृश्य किरणें जब कैथोड के ऊपर जाकर के टकराती हैं तो कैथोड के ऊपर टकराने पर हरे रंग के प्रकाश को उत्पन्न करती हैं। विलियम क्रुक्स का क्या प्रयोग था भाई? विलियम क्रुक्स ने कठोर कांच से बनी हुई एक लंबी नली को लिया, नली के सिरे पर धातु के इलेक्ट्रोडों को फिट किया, सील बंद कर दिया इलेक्ट्रोडों को, और इलेक्ट्रोडों को जो है 10,000 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा। प्रारंभ में उसने निर्वात पंप का प्रयोग नहीं किया था। जब निर्वात पंप का प्रयोग नहीं किया था तो उसे अपने प्रयोग में कोई भी प्रेक्षण प्राप्त नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण ये कि वायु विद्युत धारा की कुचालक होती है। जब निर्वात पंप नहीं लगाया जाएगा तो नली के अंदर वातावरण की गैसें भरी होंगी, वायु होगी, तो वो वायु विद्युत धारा की कुचालक होने के कारण से आपको किसी प्रकार का कोई प्रेक्षण प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन फिर उसने अपने इस प्रयोग में सुधार किया, नली को निर्वात पंप के द्वारा जोड़ा और निर्वात पंप से जोड़ करके अंदर के दाब को अत्यधिक कम कर दिया। फिर उसने 10,000 वोल्ट का जब 10,000 वोल्ट का करंट जब उसने पास कराया तो क्या देखा कि कैथोड के सामने वाले भाग में हरे रंग की प्रतिदीप्ति होती है, हरे रंग की चमक दिखाई पड़ती है। और हरे रंग की चमक दिखाई देने का मतलब क्या हुआ कि कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें उत्पन्न हुई। कैथोड से कुछ अदृश्य किरणें उत्पन्न होती हैं जो एनोड की सतह, एनोड के चारों तरफ जाकर टकराती हैं, एनोड के कांच पर टकराती हैं, एनोड वाली साइड पर जाकर टकराती हैं और टकराने से जो है हरे रंग की प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। इनको हम अदृश्य किरणें क्यों कह रहे हैं? जैसे मान लीजिए मेरे हाथ में एक टॉर्च है, टॉर्च को अगर मैं जलाऊंगा तो लाइट आपको यहां से लेकर सामने तक दिखाई पड़ेगी। लाइट टॉर्च से आपको आगे तक दिखाई पड़ेगी, लेकिन बीच के भाग में कुछ नहीं है, बीच के भाग में अंधेरा रहता है। लेकिन एनोड की साइड का जो कांच होता है उस पर केवल आपको हरे रंग की प्रतिदीप्ति दिखती है। मतलब जो किरणें निकली हैं वो किरणें क्या होंगी? अदृश्य किरणें होंगी। और जब ये अदृश्य किरणें के आपके एनोड के कांच पर जाकर टकराती हैं, एनोड की साइड के कांच पर जाकर के टकराती हैं, तो टक्कर से ऊर्जा निकलती है और वो ऊर्जा जो है हरे रंग के प्रकाश के रूप में होती है, जिसको हम कह रहे हैं हरे रंग की प्रतिदीप्ति का उत्पन्न। तो इस तरह से विलियम क्रुक्स ने सबसे पहली बार कैथोड किरणों के बारे में बताया था और इसका जो प्रयोग था, इस प्रयोग को एक नाम दिया गया विसर्जन नलिका प्रयोग। कैथोड किरणों वाला जो प्रयोग था, इसको प्रयोग को नाम दिया गया विसर्जन नलिका प्रयोग। तो इस प्रकार बेटा आपका विलियम क्रुक्स ने जो है कैथोड किरणों के विसर्जन नलिका के प्रयोग के माध्यम से कैथोड किरणों के बारे में बताया। अब देखिए इन कैथोड किरणों का फिर आगे अध्ययन किया गया और यह अध्ययन भी प्रयोगों के ऊपर आधारित था। और इसमें कैथोड किरणों के संबंध में कुछ अलग अलग प्रयोग किए गए, जिससे कि हमें कैथोड किरणों की विशेषताओं के बारे में मालूम पड़ता है। जैसे इसका एक प्रयोग किया गया, ये विसर्जन नलिका, निर्वात पंप, एनोड और ये कैथोड। अब इसके सामने जो है कोई वस्तु रख दी गई। कैथोड किरणों के मार्ग में एक प्रयोग में वस्तु को रखा गया, अपारदर्शी कठोर धातु की बनी हुई वस्तु को रखा गया और जब इसमें धारा प्रवाहित की गई, कैथोड किरणों को उत्पन्न किया गया, तो ये देखा गया कि कैथोड किरणें जो है अपने मार्ग में स्थित वस्तु की छाया का निर्माण करती है। ये तो है वस्तु और ये हो गई उसकी छाया। तो कैथोड किरणें क्या करती हैं?
मार्ग में स्थित वस्तु की छाया का निर्माण करती हैं, और छाया का निर्माण करने का मतलब ये निकलता है कि कैथोड किरणें प्रकाश के समान एक सीधी रेखा में गति करती हैं। जैसे प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है, ठीक उसी प्रकार से कैथोड किरणें भी सीधी रेखा में गति करती हैं। जब तक कोई किरण सीधी रेखा में गति नहीं करेगी, प्रकाश अगर सीधी रेखा में गति नहीं करता तो प्रकाश से भी छाया का निर्माण नहीं होता। और इसी प्रकार प्रकाश के समान आपकी कैथोड किरणें भी सीधी रेखा में गति कर रही हैं, और इसी गति के परिणाम स्वरूप कैथोड किरणें जो है छाया का निर्माण करती हैं। तो इसका एक मुख्य गुणधर्म निकल के आया कि कैथोड किरणों के द्वारा छाया का निर्माण होता है, अर्थात कैथोड किरणें एक सरल रेखा में गति करती हैं। अब इसके बाद में फिर एक और प्रयोग किया गया। अब क्या प्रयोग किया गया? एनोड और कैथोड। अब इस प्रयोग में कैथोड किरणों के मार्ग में एक हल्का पहिया रख दिया गया। बहुत हल्का, अत्यधिक अल्प भार वाला पहिया लगा दिया गया। तो जैसे इसमें धारा सप्लाई की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने पर ये जो पहिया होता है, ये पहिया घूमने लग जाता है। तो कैथोड किरणों के मार्ग में जब हम किसी हल्के पहिए को रखते हैं तो पहिया घूमने लग जाता है। तो ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग प्रदर्शित करता है कि कैथोड किरणें अत्यधिक छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी। कैथोड किरणें अत्यधिक छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि जब हम कैथोड किरणों के मार्ग में कोई पहिया रखते हैं तो वो पहिया घूमता है। पहिए का घूमना इस बात को दर्शाता है कि कैथोड किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर के बनी। ये दूसरा प्रयोग। फिर बेटा एक और प्रयोग देखते हैं। इसमें ये आपका कैथोड, ये एनोड। अब इसमें हम यहां पर एक अन्य एनोड कैथोड और लगा देते हैं। एक हमने यहां पर इसमें एनोड लगाया और एक हमने यहां पर जो है कैथोड लगाया। अब इसके बाद जब हम इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर हमें क्या मालूम पड़ता है कि आपकी कैथोड किरणें जो थी वो एनोड की तरफ मुड़ जाती है। अब कैथोड किरणें हमें दिखाई तो देती नहीं, हमें कैसे मालूम पड़ेगा? जो कांच पर हरे रंग की चमक होती है वो एनोड की ओर वाले भाग में होती है। ये एनोड दूरी पर है, ये वाला एनोड पास में है। तो कैथोड किरणें जो है इस वाले एनोड की तरफ मुड़ जाती हैं, और कैथोड किरणों का एनोड की ओर मुड़ना इस बात को प्रमाणित करता है कि कैथोड किरणों के अंदर उपस्थित कणों के ऊपर ऋणावेश है। अगर कैथोड किरणों में पाए जाने वाले कणों के ऊपर धनावेश होता तो धनावेशित कण जो है किधर की ओर आकर्षित होगा? ऋणावेशित कैथोड की ओर आकर्षित होता है। कैथोड किरणों के अंदर पाए जाने वाले कणों के ऊपर ऋणावेश है, इसके कारण से ही कैथोड किरणें आपकी एनोड की ओर मुड़ जाती हैं। और अगर मान लीजिए कैथोड किरणों के अंदर पाए जाने वाले कणों पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता तो एनोड और कैथोड को लगाने पर कैथोड किरणों के
मुड़ने की क्रिया संभव नहीं थी। तो ये प्रयोग क्या सिद्ध करता है कि कैथोड किरणों के अंदर जो कण मौजूद होते हैं उन कणों के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। 3 प्रयोग बताए मैंने। पहला प्रयोग, मार्ग में स्थित वस्तु की छाया बनाती है, अर्थात कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। फिर दूसरा प्रयोग, कैथोड किरणों के मार्ग में अगर किसी हल्के पहिए को रख दिया जाए तो पहिया घूमने लग जाता है। पहिए का घूमना इस बात को प्रमाणित करता है कि कैथोड किरणें कणों से मिलकर के बनी होती हैं। पहिए का घूमना इस बात को प्रमाणित करता है कि कैथोड किरणें किससे बनी हुई हैं? आपके कणों से मिलकर के बनी हुई। फिर तीसरा प्रयोग, हमने कैथोड किरणों के मार्ग में 2 अलग इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड लगा दिए, तो कैथोड किरणें एनोड की ओर मुड़ जाती हैं और कैथोड किरणों का एनोड की ओर मुड़ जाना यह प्रमाणित करता है कि कैथोड किरणों के अंदर जो कण मौजूद होते हैं उन कणों के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रयोग थे। बाकी प्रयोग और भी हैं, लेकिन ये 3 महत्वपूर्ण बातें थी। कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, कणों से मिलकर बनी होती हैं, कणों के ऊपर ऋणावेश पाया जाता है। इसके बाद अगर हम कैथोड किरणों के मार्ग में कोई धातु की पन्नी को लगा दें, जैसे मान लीजिए एनोड, कैथोड और ये हमने धातु की एक पन्नी लगा दी, तो धातु की पन्नी को लगाने पर जब कैथोड किरणें इस पन्नी पर टकराती हैं तो पन्नी एकदम गर्म हो जाती है, गर्म होकर लाल हो जाती है। मतलब कैथोड किरणें ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। अगर कैथोड किरणों के मार्ग में धातु की एक पतली पन्नी रख दी जाए तो धीरे धीरे पन्नी जो है गर्म होकर लाल हो जाएगी, अर्थात कैथोड किरणें जो है ऊर्जा युक्त किरणें हैं। और जब कैथोड किरणों के कण जाकर के पन्नी पर टकराएंगे तो कैथोड किरणों में उपस्थित कणों की ऊर्जा पन्नी को स्थानांतरित हो जाती है, जिसके कारण से पन्नी गर्म होकर के लाल हो जाती है। फिर इसके बाद अगला इसका प्रयोग किया गया, कैथोड किरणें गैसों का आयनीकरण कर देती हैं। कैथोड किरणें क्या करती हैं? गैसों का आयनीकरण कर देती हैं। जैसे अगर हम यहां पर गैस को भर दें, अगर थोड़ी मात्रा में, मतलब सामान्य दाब पर गैस नहीं होगी, बहुत अल्प मात्रा में जो गैस इसके अंदर मौजूद रहती है, उस गैस के ऊपर जब कैथोड किरणें जाकर के टकराती हैं तो गैस का आयनीकरण होता है। कैसे आयनीकरण होता है? मान लीजिए इसके अंदर भरी हुई है गैस X और कैथोड किरणें जो है ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं और इन ऋणावेशित कणों को नाम दिया गया था इलेक्ट्रॉन। यानी हम सीधे ये कह सकते हैं कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कैथोड से बाहर कौन निकलता है? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन जाकर के टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा से गैसीय परमाणु जो है उसका आयनीकरण होता है। परमाणु क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। जो गैसीय परमाणु है इलेक्ट्रॉन की टक्कर से अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्वयं धनायन में परिवर्तित हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है पहले से ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिलते हैं। तो कहने का अर्थ ये कि जो भी गैस विसर्जन नलिका में भरी जाएगी, कैथोड किरणें उस गैस का आयनीकरण कर देती हैं। इसके बाद इसका एक प्रयोग और भी है। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती हैं। अगर फोटोग्राफिक प्लेट को कैथोड किरणों के मार्ग में रख दिया जाए तो जो प्रभाव प्रकाश फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर दिखाता है, ठीक उसी प्रकार का प्रभाव जो है कैथोड किरणें भी दिखाती हैं। प्रकाश के प्रभाव से फोटोग्राफिक प्लेट खराब हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से आपका कैथोड किरणें भी फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देती है, उस प्लेट को जो है नष्ट करने का कार्य करती है। इसके बाद एक अगला प्रयोग था, जैसे एक कठोर धातु है,
इस कठोर धातु के ऊपर कैथोड किरणों की बौछार कराई गई। यहां से आ रही है कैथोड किरणें। जब ये किरणें इसके ऊपर टकराती हैं तो टकराने के बाद ये किरणें मुड़ जाएंगी और मुड़ने के बाद हम इन किरणों को नाम देते हैं एक्स किरणें। जब कठोर धातु के ऊपर कैथोड किरणों की टक्कर होती है तो टक्कर के बाद कैथोड किरणें जो है वहां से परावर्तित होंगी और इन परावर्तित किरणों को नाम दिया जाता है एक्स किरणें। और ये एक्स किरणें जो है अत्यधिक उच्च भेदन क्षमता वाली किरणें होती हैं, जो आपकी धातु में से, मानव शरीर में से आर पार निकलने की क्षमता को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हमने बेटा कैथोड किरणों के कई सारे गुणधर्म पढ़े। सरल रेखा में गमन करती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, इन कणों के ऊपर ऋणावेश होता है, फिर धातु की पन्नी को गर्म कर देती है, धातु की पन्नी को लाल कर देती है, गैसों का आयनीकरण कर देती है, फोटोग्राफिक प्लेट को खराब कर देती है और जब ये किसी कठोर धातु पर टकराती है तो परावर्तित किरणों के रूप, जो परावर्तित किरणें प्राप्त होती है, उन परावर्तित किरणों को हम नाम देते हैं एक्स किरणें। तो इस प्रकार से कैथोड किरणें जो है ये कई सारे गुणधर्मों को प्रदर्शित करती हैं और इसमें जो कैथोड किरणों के अंदर जो कण पाए जाते हैं, कैथोड किरणों के अंदर जो कण पाए जाते हैं, इन कणों को जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन नाम दिया। वैज्ञानिक जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अंदर पाए जाने वाले कणों को इलेक्ट्रॉन नाम दिया था और उन्होंने जो है इसमें आपके आवेश द्रव्यमान का अनुपात निकाला। इसका मान निकाला गया 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम। जे थॉमसन ने प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात की गणना की थी और आवेश और द्रव्यमान के अनुपात का मान 1.76 इंटू 10⁸ कूलाम प्रति ग्राम बताया। फिर इसी इलेक्ट्रॉन के लिए एक वैज्ञानिक था R.A. मिलिकन। R.A. मिलिकन वैज्ञानिक के द्वारा एक प्रयोग किया गया, उस प्रयोग का नाम था तेल बूंद प्रयोग और इस तेल बूंद प्रयोग के माध्यम से R.A. मिलिकन ने इलेक्ट्रॉन का आवेश बताया। इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या इसका आवेश का मान होता है 4.8 गुणा 10⁻⁻10 ESU। ESU को अपन बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई और ये जो मान होते हैं आवेश के, इनको हम बोलते हैं इकाई ऋणावेश। इकाई ऋणावेश, जैसे अपन बोलते हैं ना -1। -1 का मतलब क्या है? -1 का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, या -1 का दूसरा अर्थ होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ES। तो इस तरह इलेक्ट्रॉन का अध्ययन हुआ। इलेक्ट्रॉन के बारे में मुख्य रूप से जानकारी देने वाले थे जे थॉमसन। उन्होंने कई सारे प्रयोग किए और कई सारे प्रयोगों के माध्यम से बताया कि कैथोड किरणों में जो कण होते हैं वो ऋणावेशित होते हैं। इन ऋणावेशित कणों को इलेक्ट्रॉन नाम उन्हीं के द्वारा दिया गया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन के आवेश और द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात किया। फिर R.A. मिलिकन एक दूसरे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना तेल बूंद प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन के आवेश की गणना की और इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम बताया, या इसको अपन 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU भी कहते हैं। और यही मान इकाई ऋणावेश कहलाता है, यानी जो हम -1 बोलते हैं उस -1 का इतने कूलाम या फिर इतने ESU होता है।